आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में होंगी, डायग्राम्स के साथ उसको स्टडी भी कर लेंगे, एड ऑन भी कर लेंगे, कुछ लिख देंगे, कुछ डिक्टेट करा देंगे. Planet Earth acts like a bar magnet. We all are aware of it. And this magnetic property and magnetic field of planet Earth extends up to the outer atmosphere. अब सेलेस्टियल है, हम पढ़ते नहीं है इसके बारे में, बट अगर हमें जनरल स्टडीज में क्वेश्चन ऑन अरोराज पूछे जाएं तो मेरे नॉलेज में तो बिल्कुल ही होना चाहिए दैट अर्थ हैज गॉट अ प्रोटेक्टिव शील्ड, मैग्नेटोस्फेयर, which makes Earth get protected by solar mass coronal ejection. When these sound charged particles interacts with Earth's magnetosphere, it tends to create spectacular sequence of lights. These lights are visible in the north and south polar location, respectively called as aurora borealis and aurora australis. Borealis क्योंकि boreal forest, coniferous forest को बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, तो हायर लैटिट्यूड के हिसाब से उसको नाम दिया है. ऑस्ट्रेलिस इसलिए बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ हाई लैटिट्यूड कंट्री, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज द हैबिटेबल सदर्न हेमिस्फेरिक लोकेशन, उसके बाद एंटार्क्टिका तो अनइनहैबिटेड है. तो अर्थ्स मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोमैग्नेटिज्म. व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म? जियोमैग्नेटिज्म इज मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट अर्थ. लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, Earth's magnetism also is a dipolar, North Pole, South Pole. किसी भी बार मैग्नेट का होता है, planet Earth का भी है. This magnetic polarity or this magnetic characteristics is of elaborate studies in the celestial, astronomical as well as terrestrial domain. Terrestrial domain में इसका study जो है वो largely geologist करते हैं. We as geomorphologists have taken, अब scholar का नाम है विलियम गिलबर्ट. विलियम गिलबर्ट, 2 गिलबर्ट है हमारे सिलेबस में, तो जनरली हम पूरा नाम नहीं बोलते. वेगनर सफिशिएंट है, हेस सफिशिएंट है, बट कई बार एक ही नाम के 2 स्कॉलर हैं तो पता होना चाहिए. जी.के. गिलबर्ट और विलियम गिलबर्ट दोनों इक्वल स्ट्रेचर के स्कॉलर हैं, किसी एक को छोड़ नहीं सकते. तो क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए कि विलियम गिलबर्ट इज विद जियोमैग्नेटिज्म. सो जियोमैग्नेटिक स्टडी हैज गॉट, व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लैनेट अर्थ. खत्म हो गया. जियोमैग्नेटिक स्टडी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है? एस्ट्रोनॉमी में होगा, सेलेस्टियल स्टडीज में, टेरेस्ट्रियल स्टडीज में अप्लाई होता है. टेरेस्ट्रियल स्टडीज में जियोलॉजी टेक्स मोर इनटू अकाउंट ऑफ इट, बट वी एज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैव आल्सो टेकन सम ऑफ द कंसिडरेशन. और ये कंसिडरेशन माने इंटीग्रेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म to geomorphic study is credited to William Gilbert. विलियम गिलबर्ट ने हमें कुछ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म बताए हैं, उसका एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं पहले फटाफट से, उसके बाद फिर आपको पॉइंटर्स के साथ समझाएंगे. ठीक है, डायग्राम देखोगे तो बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, इसलिए डायग्राम बार बार ओपन करते जाएंगे. तो जियोमैग्नेटिज्म दैट इज मैग्नेटिक, ये हम समझ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेट अर्थ have been integrated in geomorphology. I'll write integrated also. गिलबर्ट ने हमें जियोमैग्नेटिज्म के बड़े डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं which we can utilize in our geographical studies. So what are the contribution of William Gilbert in geomagnetism? Apart from of course defining, he has given us components or elements of geomagnetism which are they, रिलेट करते हैं एक दूसरे से बट फिर भी अलग हैं. पहले समझ जाएंगे, फिर हम क्विक पॉइंटर्स आपको डिक्टेट करा देंगे. ये ब्लूप्रिंट तैयार हो गया हमारे लिए जियोमैग्नेटिज्म का. अभी हम पैलियोमैग्नेटिज्म पर नहीं पहुंचे. कौन कौन से कंपोनेंट है पूरा डिटेल टर्म लिख दे रहे हैं, कॉपी डाउन कर लो इसको. मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकेंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, इसको डिप भी बोलते हैं, तो दोनों टर्म लिख दिया. एंड थर्ड मैग्नेटिक इक्वेटर. गो अहेड देंगे, समझाने की कोशिश करते हैं. पहले एक डायग्राम ओपन करके समझाएंगे.
प्लैनेट अर्थ पर बाद में प्लॉट करते हैं, पहले क्रूड टर्म्स में समझ जाओ, फिर क्विक पॉइंटर्स डिक्टेट करा देंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई। आई डोंट वांट टू मेस अप विद दिस पेज, तो हम क्या करते हैं, दूसरा पेज ओपन करते हैं। हम सब ने व्हिचएवर स्ट्रीम वी बिलोंग टू, 10th स्टैंडर्ड का ही वर्क है, तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हैव डन इट। आप लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना। आप बिल्कुल वो चीज को इम्प्लाई करो। अगर हम हाइपोथेटिकली ये इमेजिन करें, अब मेरा ये बार मैग्नेट है, ये मेरा प्लैनेट अर्थ एक्टिंग एज बार मैग्नेट, प्लैनेट अर्थ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। आई एम प्लेसिंग दिस बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ। अच्छा, अब ये इमेजिन करना, जो कल आपको क्लास में समझाया था, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। हम प्लॉट करते हैं तो ऐसा लगता है ये ऊपर नीचे नहीं, नॉर्थ साउथ है, ऊपर नीचे नहीं। सो से दिस इज माई मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज माई मैग्नेटिक साउथ। एक टिपिकल बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको हमने साइड में रख दिया अपने रेफरेंस के लिए। अब आप क्या करो, इसको अप्लाई करो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स के साथ। अर्थ हैज नॉर्थ ज्योग्राफिकल एंड साउथ ज्योग्राफिकल पोल्स, ठीक है, और इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस द पोल्स को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस डेवलप कर ले रहे हैं। एक्सियल इंक्लिनेशन की भी जरूरत नहीं है, तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। सो दिस बोल्ड ग्रीन लाइन दैट आई हैव ड्रॉन हेयर that connects north geographical pole and south geographical pole is called geographical axis. What is a geographical axis? Imaginary line that joins north and south geographical poles. Line on which we can take the spinning. Earth spins on its axis. So geographical axis, ठीक है। अब इसी के रेफरेंस में, because it is something that is static. Of course, wobbling इफेक्ट में इसमें कुछ चेंज आता है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करते हैं, मिलानकोविच साइकिल्स, वी टॉक अबाउट इट लेटर, बट इट इज लार्जली स्टैटिक। अब इसके रेफरेंस में आपको पिकअप करना है बार मैग्नेट का प्लेसिंग। सो से दिस इज माई ज्योग्राफिकल एक्सिस, ग्रीन लाइन हेयर, एंड नाउ आई वॉन्ट टू प्लेस द पोलैरिटी ऑफ माई बार मैग्नेट। आई वॉन्ट टू लर्न जियोमैग्नेटिज्म। सो हम थियोरेटिकली ये बिलीव कर सकते हैं कि बार मैग्नेट ऐसे प्लेस्ड है। आई वॉन्ट टू चेंज द कलर। So what is the angular inclination between geographical axis and magnetic axis is called magnetic declination. What is the angular inclination between geographical axis and magnetic axis is magnetic declination. अब जैसे ही हमने येलो लाइन ड्रॉ कर दी, ऑलमोस्ट रफली एज इट इज ऑफ टुडे, ये बना दिया, ये मेरा मैग्नेटिक एक्सिस है, येलो लाइन। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड व्हाट आई हैव ड्रॉन इन दिस सिंपल लाइन डायग्राम, आपका लिस्ट में पहला कंपोनेंट या पहला एलिमेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ही है ना। अब यहां से डेफिनेशन को पिकअप करना शुरू करो। एवरी बार मैग्नेट विल हैव टू पोल्स। इट्स अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बार मैग्नेट टू बी डाइपोलर। Earth as a bar magnet is also having two poles, north and south magnetic poles. When we geographers attempt to study geomagnetic property, we try to decode what is magnetic declination. How do I define magnetic declination? Magnetic declination is angular inclination between geographical and magnetic axis. As of today, north magnetic and north geographical poles are proximate but they are not synonymous. North magnetic and north geographical poles are proximate but they are not synonymous. इनके बीच में कम से कम 500 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है। सो डेक्लिनेशन कौन सा कंपोनेंट हो गया जियोमैग्नेटिज्म का? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैग्नेटिक लेना है तो येलो लाइन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, और मैग्नेटिक को पिकअप करने के बाद क्या करें, मैग्नेटिक को पिकअप करने के बाद क्या करें,
बार मैग्नेट के फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट मानते हैं। ये लो, ये मेरा मैग्नेटिक पोल्स हैं। अगर आपने मैग्नेटिक पोल्स में फोर्सेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करना शुरू किया, will it be having a perpendicular edge at both the poles and will become near horizontal at the central location? अब थोड़ा सा फॉर्मल डायग्राम देख लो, क्योंकि ऐसे ड्राइंग में डायग्राम बहुत क्रूड सा बनता है। हम इसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम करें, पूरा व्यू देखना चाहते हैं इसलिए ज्यादा जूम इन जूम आउट नहीं करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है, लेट अस सी दिस हेयर। अभी हमारे पास एक मैग्नीफाइड डायग्राम भी है, वो भी दिखाएंगे। नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। जूम आउट। कैन यू इमेजिन बोथ द एक्सिस? ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑन विच द प्लैनेट अर्थ इज स्पिनिंग। ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पर डिग्रीज में दिखा रखा है, 11.5 डिग्रीज का डिफरेंस है, ठीक है। आपने लाइंस ऑफ फोर्सेस को प्लॉट करना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड पे। व्हाट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप? ये वाला इमेज देखो। व्हाट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप? डिप, डिप। What is the angle freely suspended magnetic needle makes with Earth's plane? जहां पर पोल होगा, मैग्नेटिक पोल होगा, वहां डिप 90 डिग्रीज होगा। कमान कमान कमान। और जितना आप पोल से डिस्टेंस बनाते जाओगे, डिप कम होता चला जाएगा। मतलब आइडियली मेरे ग्लोब को हमने 90 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में डिवाइड कर रखा है। तो हम क्या कह सकते हैं? ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स आर प्रॉक्सिमेट, सिनोनिमस नहीं है। डिक्लिनेशन हम समझ गए। सो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, कैन आई से इंक्रीज द साइन ऑफ लैटिट्यूड, you will increase magnetic dip. It will become 90 degrees at poles. Mind it, not geographical pole, magnetic pole. But उसी के proximate है ना? It will become 90 degrees at poles and will become horizontal. Not at equator, magnetic equator. आपका तीसरा component magnetic equator है. How will you define magnetic equator? Imaginary line joining the places where magnetic dip is 0 degrees, or imaginary line joining the places where freely suspended magnetic needle develops horizontal dimension to Earth's plane. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर हुआ? तो what is magnetic declination? Angular inclination between geographical and magnetic axis. What is magnetic inclination? Angle that freely suspended magnetic needle makes with Earth's plane. Earth's magnetic polarity is dynamic. अगर Earth's का magnetic polarity में dynamism नहीं होता तो ये हमारे लिए कोई support का नहीं होता। Dynamic क्यों है? Why Earth has got magnetic property? Because Earth has iron rich interiors. Sorting पढ़ा हमने, differentiation पढ़ा. Why Earth's magnetic characteristics is dynamic? Because iron rich interiors is molten, thus mobile. वो मोबिलिटी कैसी है? वो मोबिलिटी है लाइक अ डायनामो। डायनामो कैसे मूव करता है? इराटिकली, बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ। प्लैनेट अर्थ अपने इस एक्सिस पर स्पिन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और आयरन रिच इंटीरियर जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है प्लैनेट अर्थ के लिए, इट इन दैट इन्फ्लुएंस इज स्पिनिंग, मूविंग लाइक अ डायनामो, एंड दैट मूवमेंट, iron rich is the reason that I have developed magnetic property. Molten characteristics is the reason that magnetic alignment or property is not static, it is dynamic. And what kind of dynamism it is? Dynamism is erratic. कोई clear pattern नहीं है, erratic back and forth. So magnetic characteristics of planet Earth, और आसान तरीके से बोलते हैं, magnetic polarity of planet Earth is not static. It keeps on changing.
आपको ये बात पकड़ में आ गई, ये इतना आसान है। जियोमैग्नेटिज्म इज हाइप्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। हमें लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे आसान है, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग इट अप विद अ लॉजिकल सेंस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। क्विक कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है, 3 पॉइंट लिखवाएंगे आपको, 4 पॉइंट, तीसरा पॉइंट उसी के साथ रिलेटेड है। हमने आपको बताया डिफाइनिंग इट एंड कॉम्पोनेंट्स, फटाफट से इनके डेफिनेशन लिखते जाओ। विलियम गिलबर्ट, जियोमैग्नेटिज्म, पॉइंट नंबर 1, ब्लूप्रिंट आपके सामने है, जल्दी से लिखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लैनेट अर्थ और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड is generated in the interiors of the planet and extends up to space, creating a region called magnetosphere. Next pointer. Earth's magnetic field can be visualized as a bar magnet inside the planet, roughly aligned, underline कर लेना इसको, roughly aligned with Earth's geographical axis. The magnetic characteristics is generated due to iron-rich interiors of Earth that is molten. The geodynamo process that facilitates development and dynamism of magnetic field involves requirements of सब बुलेट पॉइंट बनाकर रखिए, फास्ट रोटेशन ऑफ द प्लैनेट। नेक्स्ट सब पॉइंट बना के लिखिए molten interiors having ability to conduct electricity, and final third sub pointer बना के लिखिए interiors must have internal source of energy that propels or causes convective currents. Sub pointers done. Next point. Geomagnetism thus involves erratic back and forth modifications due to the geodynamo process. 2 मिनट के लिए रुकेंगे। I have defined geomagnetism. Geomagnetism is a magnetic property of planet Earth. क्या इतना sufficient रहेगा? नहीं, बार मैग्नेट है, 2 पोल है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दैट दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ आयरन रिच इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। परफेक्ट। iron rich interiors of the earth can generate such property because it has got some more characteristics to it. अर्थ बस फास्ट स्पिन कर रहा है, इट हैज गॉट कोर विच इज मोल्टन, कोर हैज गॉट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का कैपेसिटी, एंड कोर हैज गॉट द possibility of generating mantle convection, convective currents, which facilitates the dynamism to geomagnetic characteristic. Planet Earth का geomagnetic property, अगर सिंपल एंड इफ आई डिराइव इट आउट फ्रॉम द बुक दैट वी ऑलवेज फॉलो, सविंदर सिंह, एक लाइन में मिल जाता है, वो हमने आपको पहले लाइन में लिखा दिया, दैट जियोमैग्नेटिज्म is magnetic property of earth which is generated due to iron rich interiors of the earth. अपने आप में इनकम्प्लीट नहीं है, बट बाकी पॉइंटर्स के साथ डेफिनेशन फुल प्रूफ हो जाता है, एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर कोटिंग दिस स्कॉलर। जियोमैग्नेटिज्म ज्योग्राफी में किसको क्रेडिट किया जाता है? विलियम गिलबर्ट। सो गिलबर्ट को जब आपने कोट किया, सो यू शुड टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली he said. So he says that this magnetic field extends up to space and we call it magnetosphere. वो celestial study हो जाता है, इसलिए हम उधर नहीं जा रहे, but we are focusing on this. अब जैसे ही हमने इसका डेफिनेशन ले लिया, इसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स अपने आप आ जाएंगे, जिसको हमने समझ लिया। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, फिर फटाफट से पॉइंटर्स लिखवा देंगे या हम लिख देंगे, आप कॉपी कर लेना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म? डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इक्वेटर। व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म दैट डिनोट्स angular inclination between geographical and magnetic axis. They are what they are. North geographical and north magnetic pole are proximate but are not synonymous. कहने का सिंपल बात ये। What is magnetic inclination? Magnetic inclination or magnetic dip is the vertical component of geomagnetism. It is defined as what is the angle freely suspended magnetic needle makes with the earth's plane. आ रहा है? अगर हम इसी पैरामीटर पर डिक्लिनेशन का डेफिनेशन दे तो क्या बताएंगे? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन
What is the difference of direction between geographical north and magnetic north? Yeah. What is the angle that freely suspended magnetic needle is making in reference to earth geographical axis? Horizontal component क्या हुआ? Declination. Declination को कैसे विजुअलाइज करेंगे? स्क्रू डायग्राम के बेसिस पर विजुअलाइज करो. Declination ये है, angular variation between geographical and magnetic axis. बात खत्म. और what is inclination? Inclination ये है, vertical component. What is the angle that freely suspended magnetic needle will make with Earth's plane? और जैसे inclination पकड़ लिया, equator अपने आप पकड़ में आ गया. Freely suspended magnetic needle will create dip of 90 degrees at near poles. So automatically at near equator, the dip will be 0 degrees. That is, freely suspended magnetic needle will become horizontal. Poles पर perpendicular होगा, equator पर horizontal हो जाएगा. तो imaginary line that is joining the places having 0 degrees of dip, उसको आप क्या बोलोगे? Magnetic equator. जब मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल सिनोनिमस नहीं है, तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर भी तो सिनोनिमस नहीं होंगे, बट पास होंगे. समझ में आ गया? पकड़ में आ गया ये? बिल्कुल ठीक है. फटाफट से लिखते हैं कंपोनेंट्स नाउ. एकदम सब हेडिंग बना लो कंपोनेंट्स, और ये वाला डायग्राम आपके सामने खोल के रखते हैं, देखते रहना, समझ में आ जाएगा. कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स. नंबर 1, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. अंडरलाइन करके, डैश करके एक लाइन का डेफिनेशन लिख लो. It's angular inclination between magnetic and geographic axis. Next point करके लिख लो. This horizontal component justifies proximity of magnetic poles to geographic poles. Bracket में चाहिए तो लिख दो, though not synonymous. ठीक है. Next component, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. अंडरलाइन कर दो, डैश कर दो. 1 line definition. It is defined to be the angular inclination of freely suspended magnetic needle and horizontal plane, plane, plane of Earth's surface. This vertical component or dip thus becomes 90 degrees or perpendicular at near geographical poles. देखिए जरा डायग्राम विजुअलाइज हो गया. ये एनलार्ज डायग्राम है. आपने इसको जूम इन कर लिया, जूम आउट करोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा. क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट. इसी के कंटिन्यूटी में है, हमारे इस डायग्राम में विजिबल है. तीसरा कंपोनेंट, विलियम गिलबर्ट इसको थर्ड अलग से काउंट करते हैं, तो हम भी अलग से काउंट कर लेते हैं. मैग्नेटिक इक्वेटर is imaginary line joining the places with 0 degrees of dip is magnetic equator. 0 degrees of dip is magnetic equator. अच्छा, एक क्रूड स्टेटमेंट बना रहे, बताओ ना ट्रू फॉल्स. Do I sound correct if I say magnetic equator will be almost half distance to both magnetic north and south poles? Do I sound correct if I say, चलो गुड, शाबाश, आंसर आ गया. दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं. Do I sound correct if I say that magnetic equator will be lying halfway between magnetic north and magnetic south? Dip 90 degrees डिक्रीज करता जाएगा ना. अगर आप 45 डिग्रीज पर हो, मान लीजिए ये मेरा 90 डिग्रीज नॉर्थ है, तो मेरा डिप 90 डिग्रीज आ रहा है. ये मेरा 60 डिग्रीज नॉर्थ है, तो मेरा डिप भी नियर 60 डिग्रीज ही तो होगा. 45 डिग्रीज नॉर्थ है तो 45 डिग्रीज होगा. नियर 0 डिग्रीज, इक्वेटर इज व्हाट? 0 डिग्रीज. ऑल द लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. जब आप कह रहे हो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर है, तो वो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो? इक्वेटर से ही तो कर रहे हो, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. तो मैग्नेटिक इक्वेटर को मैग्नेटिक पोल्स के हाफ डिस्टेंस पर होना चाहिए. इक्वेटर डिवाइड्स आवर प्लैनेट इनटू 2 हेमिस्फेयर्स ना, नॉर्दर्न एंड सदर्न. तो मैग्नेटिक इक्वेटर उसी के प्रॉक्सिमेट में ही तो है, तो इट विल बी गिविंग यू द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल. आई होप इट इज कंफर्टेबल. ये जियो मैग्नेटिज्म है. मुझे नहीं लगता कि जियो मैग्नेटिज्म में कोई भी चीज़ बड़ी डिफिकल्ट है.
पर हमारे लिए ये कैसे यूजफुल है? हमारे लिए ये यूजफुल है एज पैलियोमैग्नेटिज्म। अब इसको जरा ध्यान से सुनना। आगे बढ़ रहे हैं, अपने बेस पेज पर ही रहेंगे। आई हैव अंडरस्टूड दैट geomagnetism relates to magnetic characteristics of planet Earth. I have understood that it is generated because of certain characteristics that planet Earth possesses, whether it is spinning fast on its axis, iron-rich interiors, which has got the capacity of electricity conduction and is also capable of generating convection. All these factors have generated magnetic property of planet Earth. Perfect. लेकिन हमारे लिए किस काम का ये? Why are we studying it? Because of पैलियोमैग्नेटिज्म। अब पैलियोमैग्नेटिज्म को आप डिकोड ही करो तो नाम अपने आप ही पता चल रहा है, पैलियो, ओल्डर। इसकी स्टडी को जब आप पिकअप करना शुरू करते हो, इट रिलेट्स टू टू थिंग्स। पहला, जियोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट अर्थ इज वन ऑफ द इंटीग्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, बट unlike geographical poles, magnetic poles are not static, they keep on wandering. erratic है, डायनामो इफेक्ट है, erratic बैक एंड फोर्थ है। टाइम स्पेसिफिकेशन किसी भी स्कॉलर पे इसका एग्री नहीं किया जाता, बट इट इज आइडेंटिफाइड टू बी erratic back and forth in the approximate time of 2 lakh years or so। माने कोई agreed upon time नहीं है, बट फिर भी it is something which is going on। So paleomagnetism derive itself from this fact that magnetic field, geomagnetism of planet Earth is dynamic in its nature। ऐसा नहीं कह रहे कि फील्ड खत्म हो जाता है, डायनेमिक किस चीज में? पोलैरिटी की अलाइनमेंट में। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जियोमैग्नेटिज्म बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन, समझ जाएंगे उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। आई एम नाउ डिफाइनिंग पैलियोमैग्नेटिज्म। What is paleomagnetism? Paleomagnetism is that study of magnetism where we try to decode magnetic records sealed in the rocks formed in different ages. इसके बेसिस, इसका फंडामेंटल्स कहाँ पर आता है? आयरन कंटेंट इन मैग्मा। आप फेल्सिक हैं तो आपके पास आयरन कम है, आप मैफिक हैं तो आपके पास आयरन ज्यादा है, पर आयरन है। आयरन कंटेंट इन मैग्मा tends to act like freely suspended magnetic needle. When magma is subjected to cooling and solidification, these iron content in magma tends to align themselves to the existing Earth's magnetic field and freezes that record. These records frozen in rocks formed in different ages are called paleomagnetic records। दोबारा से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। What is paleomagnetic records? Paleomagnetism का बेस क्या है? What is paleomagnetism? I want to study magnetic records recorded in rocks formed in different ages। उसका वैल्यू क्या है? Once recorded, these records are not destructed provided you have molten that rock। अगर उस रॉक को आपने मेल्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आयरन कंटेंट फिर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल हो गए। So paleomagnetism is that study of geomagnetism which attempts to decipher, decode, analyze magnetic records of rocks formed in different ages। ये समझ में आ गया? दो तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, एक होता है थर्मोरेमिनेंट, एक होता है डिपोजिशनल रेमिनेंट। थर्मोरेमिनेंट जाता है इग्नियस रॉक्स के साथ, थर्मोरेमिनेंट रिकॉर्ड्स जो है वो इग्नियस रॉक्स के साथ जाता है। इग्नियस रॉक्स के साथ जाने पर अभी जो हमने आपको एक बहुत लंबा चौड़ा एक इंसिडेंस तौर पर समझाया, उसको अप्लाई करो। डू आई साउंड करेक्ट कि थर्मोरेमिनेंट रिकॉर्ड्स विल बी जेनरेटेड एंड मेंटेन्ड प्रोवाइडेड कि आपने इग्नियस रॉक को मेल्ट नहीं कर दिया, क्योंकि डिपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड्स जाते हैं अदर रॉक्स में। अब नाम बता दो भाई जल्दी से अदर रॉक्स। सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अभी हमने कुछ समय पहले इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ा तो ये कहा कि आई एम अपलेचियन पैलियोजोइक माउंटेन। मेरा बिल्डिंग मटेरियल आया था कनाडियन शील्ड से, क्योंकि वही एग्जिस्ट कर रहा था उस समय। कनाडियन शील्ड
स्विफ्ट कूलिंग, एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेटालिक एसिड्स है, तो जो बिल्डिंग मटेरियल में मेटालिक एसिड था वो मेरे पास भी तो आया, तो आई एम ऑल्सो रिच इन मेटालिक रिसोर्सेज, ये लॉजिक के साथ पढ़ा। तो ऐसे सोच कर देखो, इग्नियस रॉक जब बन रहे हैं तो उनके पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल्स हैं आयरन, पर सेडिमेंट्री रॉक तो सेडिमेंट से बनते हैं, सेडिमेंट्स में तो आयरन कंटेंट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल नहीं हो सकता। मेटामॉर्फिक रॉक एग्जिस्टिंग रॉक से बनता है, तो किसी भी एग्जिस्टिंग रॉक में आयरन कंटेंट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड्स विल बी जनरेटेड एंड मेंटेन्ड एंड डेपोजिशनल रेमिनेंट रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड ओनली। समझ में आया कि नहीं? यहां पर तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल नहीं हो सकते। तो दोनों ही रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं पैलियो जियोमैग्नेटिक स्कॉलर्स, बट कौन सा रिकॉर्ड है जो कंपैरेटिवली ज्यादा फॉलो किया जाना चाहिए? इग्नियस रिकॉर्ड थोड़ी हुआ, रिकॉर्ड का नाम क्या है? थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड्स। इग्नियस का रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा फॉलो किया जाता है। आई थिंक इट मेक्स कन्विंसिंग सेंस। How many types of paleomagnetic records are there? What is paleomagnetic records? Paleomagnetic records derives itself from the fact that rocks once formed, they tend to record, they tend to trace, they tend to preserve the prevailing magnetic characteristics of planet Earth at that time, and they maintain that record. जितना भी deformation, distortion कर दो, they will maintain the record. The record will be destructed only when rock gets destructed. तो rock कब destruct होगा? जो melt कर गया। These records are categorized into two. For igneous rock it is called thermoremnant, for other rocks it is called depositional remnant. Paleomagnetic studies is applied to both these records, but more utilized is thermoremnant because iron content in molten rock material tends to act as freely suspended magnetic needle. As magma is subjected to cooling, ये टर्म हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं क्लास में, पर ये टर्म का एक्चुअल यूटिलिटी यहाँ पर आता है। As magma cools below Curie point temperature, लिखते सिर्फ क्यूरी पॉइंट है, बट पहली बार लिख रहे हैं इसलिए पूरा लिख दिया। दैट इज 550 डिग्रीज सेल्सियस, मतलब मैग्मा का टेम्परेचर जो है वो 550 डिग्री सेल्सियस से कम होना शुरू हो गया। दैट मीन्स इट हैज स्टार्टेड फ्रीजिंग द रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड फ्रीज हो जाएगा फॉर एवर टिल द टाइम दैट रॉक इज नॉट मेल्टेड। ब्रेक कर दो पीसेस में, रिकॉर्ड रहेगा, मेटामॉर्फाइज कर दो, रिकॉर्ड रहेगा। I think this is comfortable. Paleomagnetic records, thermoremnant and depositional remnant was utilized by, अब हमारा फ्लो चार्ट का कंक्लूजन आने वाला है, पहले बना देते हैं, समझ लो, उसके बाद फिर कॉपी डाउन करना, फिर कुछ पॉइंटर्स के साथ एग्जांपल्स बता। जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडी है वो विलियम गिलबर्ट को क्रेडिट नहीं करते हैं। पैलियोमैग्नेटिक स्टडी, दैट इज पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स स्टडीड एज थर्मोरेमिनेंट, डेपोजिशनल रेमिनेंट, was conducted by Runcorn and ये पेयर ऑफ नेम्स आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने रजिस्टर्स में लिखा है। फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज के कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं ये भी हम जानते हैं, हम लिख चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज़ीब्रा स्ट्रिप्स। जिसने किसको वैलिडेट करने में मदद करी? सी फ्लोर स्प्रेड प्रोपाउंडर कौन है? हैरी हेस। अच्छा, रनकॉर्न ने क्या किया? रनकॉर्न जेनरेटेड पाथ of apparent north magnetic polar wandering, apparent magnetic north polar wandering, which led to revival of continent drift theory. जो हमारा पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस वेट कर रहा है ना, वो यहाँ से आएगा। समझ में आ रहा है? रनकॉर्न का कंट्रीब्यूशन कब आया? 50s में, उसने रिवाइव कर दिया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। अब सबसे पहले जो चीज आपको लिखनी है, पैलियोमैग्नेटिज्म, थर्मोरेमिनेंट, डेपोजिशनल रेमिनेंट, क्यूरी पॉइंट, रनकॉर्न, फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज। मतलब हमने आपको 4 स्कॉलर्स के नाम दे दिए। एक दिया है विलियम गिलबर्ट, एक दिया है रनकॉर्न, एक दिया है फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज। फ्रेडवाइन मैथ्यूज 2 स्कॉलर्स, गुरु चेला।
कंटेंट को इवॉल्व करने के लिए क्लैरिटी ऑफ हाउ द थिंग्स हैव इवॉल्व्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियोमैग्नेटिज्म है। आपने जब सब कुछ लिख लिया तो अब हमें गो अहेड देंगे, हम आपको एक पॉइंट का रिमाइंडर देंगे, उसके बाद फिर हम रनकॉर्न और फ्रेडवाइन मैथ्यूज के कंट्रीब्यूशन को रिवाइज ऐड ऑन करेंगे। ऐड करने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी के साथ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी और सी फ्लोर स्प्रेड दोनों का कंप्लीशन हो जाएगा। देन वी कैन प्रोसीड नेक्स्ट। सब कुछ कॉपी डाउन कर लेंगे, पेन ड्रॉप करेंगे और अब उसके बाद समझेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर गो अहेड। I'm on repetition mode. What is paleomagnetism? Paleomagnetism is study of magnetic records in rocks formed in different ages. What is the fundamentals of paleomagnetism? Rocks formed, they tend to record and maintain that magnetic record and do not destruct it till the time they are subjected to melting. How many types of paleomagnetic records are there? Two types. One is called thermoremnant, two is called depositional remnant. Thermoremnant is applied to igneous rocks, wherein the iron content in molten rock material magma, when is subjected to cooling and have cooled below Curie point temperature, iron content in magma acting like freely suspended magnetic needle tends to align themselves to the Earth's existing magnetic field and freezes that record. Depositional remnant is applied to the other types of the rock because igneous and metamorphic rocks do not owe the possibility of iron rich content acting as freely suspended magnetic needle. Depositional remnant records are more complicated. क्योंकि आप ऐसे सोच के देखो ना, एक सेडिमेंट्री रॉक बना है मल्टीपल सेडिमेंट के सिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन और सॉलिडिफिकेशन से ओवर एंड अबव डायाजेनेसिस जोन या अप टिल डायाजेनेसिस जोन। डायग्रामेटिकली हम डायाजेनेसिस जोन तक सेडिमेंट्री रॉक को अप्लाई कर चुके हैं इन मेटामॉर्फिज्म। सेडिमेंट्स कितने सोर्सेस से आ सकते हैं? कोई गारंटी थोड़ी ना देगा कि सेडिमेंट सिर्फ अजोइक से आएगा। सेडिमेंट अजोइक से आ सकता है, पैलियोजोइक से आ सकता है। देयर कैन बी मोज़ैक ऑफ सेडिमेंट्स व्हिच इज क्रिएटिंग अ सेडिमेंट्री रॉक। तो एक ही सेडिमेंट्री रॉक में कितने टाइप के मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं? सो पॉइंट जो हम कोशिश कर रहे हैं कहने की, आसान कुछ भी नहीं है, दिस स्टडी इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक कंपैरिजन ले तो थर्मोरेमिनेंट रिकॉर्ड्स आर मोर इजियर फॉर अस टू डिसाइफर देन डेपोजिशनल रेमिनेंट। इसलिए मैक्सिमम ऑफ द स्टडीज जो है वो थर्मोरेमिनेंट रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है। बट आप आंसर लिख रहे हो पैलियोमैग्नेटिज्म का तो आपको दोनों रिकॉर्ड्स लिखने चाहिए। हु आर दी स्कॉलर्स हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पैलियोमैग्नेटिक स्टडी? रनकॉर्न, फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज। आप कंटेंट किसका बिल्ड कर रहे हो? पैलियोमैग्नेटिज्म का। अब रनकॉर्न ने क्या स्टडी किया? कुछ नए नाम बता रहे हैं तो वो नाम को देखना जरूरी है। अपलेचियन आप लोग सब जानते हो, पर हमें अपलेचियन का एक एक्सटेंडेड वर्जन लेना है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी से स्कूल एटलस खोलेंगे। मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हमारे मैप्स में इतना डिटेल में नाम नहीं है तो हम मैप नहीं खोल रहे, आपको लीड दे रहे हैं, आप मैप खोलो, हमें गो अहेड दो। मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका खोलेंगे, अपलेचियंस पर पहुंच जाएंगे। अपलेचियंस की अलाइनमेंट को नोटिस करेंगे। Appalachians are not just in United States of America, it is also in Canada. कैनेडियन एक्सटेंशन में अपलेचियन का नाम है नोतर डेम माउंटेन्स। मिल गया। कनाडा को पहले अपलेचियन को पकड़ो, अटलांटिक शोर लाइन पर है अपलेचियन। अलाइनमेंट कैसा है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। आप पॉलिटिकल मैप पर आ जाओ, कनाडियन टेरिटरी देखो उस जगह पर, वहां पर ट्रांसफर करो फिजिकल मैप को। मिल गया नोतर डेम? यस, नो? अब तो मिल जाएगा। अच्छा, नोतर डेम से एक स्टेप और नॉर्थ की तरफ जाओ, आप गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में आ चुके हैं। आ गए? बहुत ही गड़बड़ है क्लास। चलो, हमको हमें मैप भी खोलना पड़ेगा। जवाब ही नहीं दे रहे हो। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में, अब ये आइलैंड हमारे मैप पे नहीं था इसलिए आई वाज जस्ट बीइंग रिलक्टेंट ओपनिंग इट। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, एंटीकोस्टी। एंटीकोस्टी वही है जो हमारा अंडमान निकोबार है। क्या कहना चाह रहे हैं?
क्या कहना चाह रहे हैं? अपलेचियंस का मेजर एक्सटेंशन तो यूएसए में है, कोई गलत नहीं है। इसलिए कोई भी जनरल टेक्स्ट आप रीड करते हो तो यू कम अक्रॉस अपलेचियंस आर ओल्डफोर्ड माउंटेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ गलती नहीं है, मेजरली वो यूएसए में ही है। नोतर डेम कनाडा में ले गया। और अब ऐसे इमेजिन करो कि अपलेचियन इतना एक्सटेंसिव है इस मैप पर, अभी तो और एक्सटेंशन बता रहे हैं, इतना एक्सटेंसिव था वंस अपॉन अ टाइम कि जो एंटीकोस्टी आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली पीक ऑफ अपलेचियन है। जब प्लेस्टोसीन आइस एज टर्मिनेट हुआ और मीन सी लेवल राइज किया तो नोतर डेम और एंटीकोस्टी के बीच का जो लो लाइंग वैली था वो इनंडेट हो गया और आज एंटीकोस्टी बन गया एक आइलैंड, नहीं तो है वो अपलेचियन का एक्सटेंशन। ठीक है, तो अपलेचियन भी पिकअप कर सकते हैं, पर हम पिकअप क्या कर रहे हैं, हम रनकॉन का कंट्रीब्यूशन को जनरेट आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको कुछ नाम से फेमिलियर करवा रहे हैं। एक नाम आप लोगों ने देख लिया अपलेचियंस, और उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया एज नोतर डेम। दोनों तरीके से सही है, आप अपलेचियन लेकर भी चल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, कल का मैप नोटिस रिकॉल करना जो हमने आपको बताया था ऑफ टूजो विल्सन कैलिडोनियन माउंटेन्स, जब हम कोरल और कोल्स के बारे में बात करें। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ मैप ऑफ यूरोप में। मैप ऑफ यूरोप पहुंच गए? पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, कल समझाया था, मेरे ख्याल से आराम से पहुंच जाओगे। ब्रिटिश आइसलैंड्स में पहुंच जाओ और ब्रिटिश आइसलैंड्स से एक बड़ा लीप लेकर नॉर्थ सी को क्रॉस करते हुए नॉर्वे में पहुंच जाओ। पॉलिटिकल मैप ले लो, पहले ब्रिटिश आइसलैंड्स को देख लो, नॉर्वे को देख लो, देख लिया। अब आ जाओ फिजिकल मैप में। ब्रिटिश आइसलैंड्स में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो आपको येलो या लाइटर ब्राउन शेड्स में दिख रहे होंगे। हम उनमें से कोई भी एक माउंटेन ले सकते हैं, हमने ले लिया है कैम्ब्रियन। आपको दिख गया कैम्ब्रियन माउंटेन्स? मिल गया कैम्ब्रियन? कैम्ब्रियन कहाँ पर है? ब्रिटिश आइसलैंड्स में। अब आप नॉर्वे में आ जाओ। नॉर्वे के एकदम नदर्न एज में, नॉर्वे के एकदम नदर्न एज में क्या आपको जोलन माउंटेन्स मिल गए? केस आइलैंड है, जोलन माउंटेन्स, KJO, हम स्पेलिंग लिखते जा रहे हैं बोर्ड पर, मिल गए कि नहीं? जोलन माउंटेन्स, कैम्ब्रियन माउंटेन्स, नोतर डेम और अपलेचियंस, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं सारे। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद कहानी को पिकअप करने कहाँ जाएंगे? मैप ऑफ एशिया। पहुंच जाओ एशिया। नदर्न एशिया इज पोलिटिकली रशिया विच इज कॉल्ड साइबेरियन रशिया। आप साइबेरियन रशिया के बिल्कुल ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे पहुंचोगे, आपको वर्खोयांस्क माउंटेन दिख गए। अब आपने सारे माउंटेन्स देख लिए, चाहिए तो एटलसेस को पलट लेना, पर अब मेरे ख्याल से आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो। रनकॉर्न वॉज अटेम्प्टिंग, अब बहुत ध्यान से सुनो, नाम सारे लिख दिए हैं, आप नाम सुनते ही विजुअलाइज कर सकते हो वो कहाँ पर है। रनकॉर्न attempted paleomagnetic studies as first major scholar। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले किसी ने पढ़ा नहीं, पर हमारे लिए as geomorphologist he is one of the major scholar। So while attempting paleomagnetic records का assessment, what exactly he came across? He came across that magnetic dip recorded in the rocks forming these mountains justifies presence of north magnetic pole। दोबारा से, magnetic dip recorded in the rocks forming these mountains shows their position at north magnetic pole। अब इसको कैसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं इन द लास्ट 500 मिलियन, हमने 600 मिलियन से पैलियोजोइक शुरू किया, तो अपनी स्टडी को इजी रखने के लिए सिंस द बिगिनिंग ऑफ पैलियोजोइक ऐसे करके बोलते हैं। रनकॉर्न कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज दैट सिंस द बिगिनिंग ऑफ पैलियोजोइक एरा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हैव वॉन्डर्ड from Canada, United Kingdom, Norway, Siberia। ठीक है, अब इसको डीकोड करो। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि 500 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थ मैग्नेटिक डिप
कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हुई? एक नोथरडेम में हुई, दूसरी कैम्ब्रियन में हुई, तीसरी जोलन माउंटेन पर हुई, चौथी वर्खोयांस्क पे हुई। तो क्या 500 मिलियन ईयर्स पहले 4 नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स थे? मैग्नेटिक पोल तो एक ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हैव अपैरेंटली वॉन्डर्ड, कॉन्टिनेंट्स हैव वॉन्डर्ड। अभी कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। माई राइट पाम इज नॉर्थ अमेरिका, इसका अलाइनमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, नॉर्थ साउथ। इसके बिल्कुल राइट ईस्टर्न एज पर आपके पास अपलेचियन है, तो ये है मेरा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। हमारा यूरेशिया ऐसे है, तो ये आप इमेजिन करो यूनाइटेड किंगडम है, ये नॉर्वे है, और काफी डिस्टेंस के बाद ये साइबेरिया है, ठीक है। अब विजुअलाइज करना जरा ध्यान से। कनाडा, यूएसए, हम ऐसे इमेजिन करते हैं ना, लोरेशिया कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं था, ऐसा था। सब गलत, नीचे नहीं जा रहा, नॉर्थ साउथ। सबडक्शन ब्लंडर हो गया, जितनी मेहनत करो सब पानी में चली जाएगी, गलत शब्द का इस्तेमाल करते। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ का अनर्थ करना। सबडक्शन नहीं। हम कैसे इमेजिन करते हैं लोरेशिया को? ऐसे था, कैसे? ऐसे। इसका क्या मतलब? नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम किस लैटिट्यूड पर था? वार्मर। अभी कुछ समय पहले तो पढ़ा ना कि वार्मर पे थे। और वर्खोयांस किससे अलाइन कर रहा है? नोथरडेम से। Are you getting it? So, North magnetic pole has apparently wandered from Canada via Jolan to Siberia. Is that there existed Laurasia? That North America and Eurasia were once upon a time together. North America more or less drifted towards west, maintaining the same latitude, but Eurasia east की तरफ भी ड्रिफ्ट किया है और क्लॉकवाइज अपने आप को एडजस्ट भी कर रहा है। और जब वो क्लॉकवाइज अपने आप को एडजस्ट करेगा तो आपको बड़े आराम से दिखाई दे रहा है ना कि आई चेंज फ्रॉम वार्मर क्लाइमेट टू कोल्डर क्लाइमेट। जैसे ही रनकॉर्न ने अपना ये अपैरेंट नॉर्थ मैग्नेटिक पोलर वॉन्डरिंग का पाथ जनरेट किया, ही हैड टू से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी प्रोपाउंडर वाज करेक्ट, देयर एग्जिस्टेड लोरेशिया। ये हुआ रिवाइवल ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी। आपको बात समझ में आ गई? और जो डिप का रिकॉर्ड है इसमें सबसे ज्यादा एनोमली कहाँ मिल रहा है? जोलन और कैम्ब्रियन माउंटेन में, क्योंकि वर्खोयांस्क और नोथरडेम को तो आप लगभग उसी लैटिट्यूड पे देख रहे हो, पर कैम्ब्रियन और जोलन माउंटेन्स का जो रिकॉर्ड है और जहां वो है उसके बीच में काफी डिफरेंस है। तो दैट ऑल्सो गिव्स यू द थम्पिंग रिमाइंडर ऑफ टूजो विल्सन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। टूजो विल्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने 1960s में पकड़ा, ये 1950s का चल रहा है कि आपके पास ऑन रिकॉर्ड्स है कोल बेड्स और कोरल रीव्स, जो पॉसिबल ही नहीं है अगर आज के क्लाइमेट में हम उनको देखें। इसका मतलब इन पास्ट दे हैड वार्मर क्लाइमेट, इसका मतलब लोरेशिया एग्जिस्टेड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, विजुअलाइज हो गया है, परफेक्ट। आपने लिस्ट बनाई है, ये रनकॉर्न पाथ ऑफ अपैरेंट नॉर्थ मैग्नेटिक पोलर वॉन्डरिंग, इसका पॉइंटर्स क्रिएट करना है। तो ये पॉइंट 1 लेकर हम स्पेलिंग वाले पेज पर ले आते हैं, जल्दी जल्दी से पॉइंट्स लिख लो। रनकॉर्न्स नॉर्थ मैग्नेटिक पोल अपैरेंट वॉन्डरिंग 1950s में, वो आपने लिस्ट में लिख लिया जल्दी। पॉइंट 1, एनालाइजिंग पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स। Analyzing paleomagnetic records, Runcorn observed since the beginning of Paleozoic era, North magnetic pole have apparently wandered. Apparently को जरा boldly underline कर देना, apparently wandered, creating the path of this apparent movement, creating the path of this apparent movement, he considered magnetic records
Appalachians, ब्रैकेट में चाहिए तो नोटर डेम लिखें क्योंकि हमने कनाडा लिखा है, Cambrian mountains, Jolan mountains and Verkhoyansk. Next pointer. He concluded combined existence of North American and Eurasian landmass. Put a dash and write down. That is existence of Laurasia. Again put a dash and write down. Reviving continent drift theory. ठीक है, अब स्टार मार्क कर बोल्डली अंडरलाइन कर लेना. This is paleomagnetic evidence or argument in favor of continent drift theory. समझ में आ गया? Argument in favor of continent drift theory. Have we understood, class? अब आप आंसर लिख रहे हो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी, तो आप लास्ट क्या लिखोगे? पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस. हु कंट्रीब्यूटेड इट? रनकॉर्न, by generating apparent path of north magnetic polar wandering. What does that establish? What it established? Laurasia existed. इसका मतलब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया. वेगनर गलत नहीं था. So everything that was described by Wegener was eventually being given recognition. शुरू में तो हमने डिस्कार्ड किया. अच्छा, यहाँ पर टर्म रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवाइव तभी तो करोगे ना जब डिस्कार्ड किया है. इसका मतलब हमने कहीं टाइम पर डिस्कार्ड किया है इसको. अब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी खत्म हो गई. रनकॉर्न का काम समझ में आ गया. अब आना है फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज में. फ्रेडवाइन एंड मैथ्यूज की स्टडी को जज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो. अब पैलियोमैग्नेटिज्म लिख रहे हैं तो इनका काम जरूर आना है, और इनका काम हमारे पिछले एक काम को भी कंप्लीट करने के लिए कि इनके वर्क ने वैलिडेट किया सी फ्लोर स्प्रेड को. अब इसको हम कैसे जस्टिफाई? मान लीजिए ये मेरा एक ओशियानिक क्रस्ट है जो स्प्रेड कर रहा है. आपने सी फ्लोर स्प्रेड को स्टडी किया है ना, कन्वेयर बेल्ट. तो कन्वेयर बेल्ट का एक वन डायमेंशन हम पिकअप कर रहे हैं. ठीक है, इट इज स्प्रेडिंग. वो डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट नहीं ले रहे, इट इज स्प्रेडिंग. तो जब ये स्प्रेड कर रहा है, इट इज स्प्रेडिंग आउट, इट इज फैसिलिटेटिंग पैसेज फॉर मैग्मा टू राइज. तो यहाँ पर एक्टिव डाइवर्जेंस हो रहा है. इसको हम एक्टिव डाइवर्जेंस लिख देते हैं यहाँ पर. और ये क्या हो रहा है, राइजिंग मैग्मा. अब मैग्मा राइज करके क्या करेगा, कूल सॉलिडिफाई करेगा. कूल सॉलिडिफाई करेगा तो ये क्रिएट करता है सबमरीन फीचर, उसको हम बोलते हैं रिज. ठीक है, अब हमें इस रिज को एनलार्ज करना है. तो हमने क्या करना है, इस रिज को पिकअप कर लेते हैं. अच्छा, जितने भी आज की डेट के रिज हैं जो एक्टिव डाइवर्जेंस पर है वो सेनोजोइक टाइम के हैं, 70 मिलियन ईयर्स से चल रहे हैं. तो ये रिज जो है ये सेनोजोइक है और ये 70 मिलियन ईयर्स अगो बनना शुरू हो गए थे. 70 मिलियन ईयर्स अगो सेनोजोइक. अब इसको हम कर देते हैं श्रिंक. इनको हम बोलते हैं इंसेट डायग्राम, इंसेट इमेज या डायग्राम. हमें इसको एनलार्ज करना है. अब जब हम इसको एनलार्ज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब हम इसको एनलार्ज करते हैं तो क्या देखते हैं, एनलार्जमेंट में कैसे देखते हैं, ध्यान से नोटिस करो. ये है मेरा एक्टिव वोल्केनिक लोकेशन. ठीक है, इस पार्ट को हम एनलार्ज कर रहे हैं. जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, आई पर्पसफुली जस्ट चेंज इट सो क्लैरिटी के साथ दिखाई दे. तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दैट एट बोथ द एंड, ये यही पार्ट है जिसको हम एनलार्ज कर रहे हैं. आई हैव टू टेक एटलीस्ट 3, क्योंकि हमने 3 ब्लॉक्स को स्पेसिफाई किया हुआ है. तो 3 ब्लॉक इधर भी बना दिया, 3 ब्लॉक इधर भी बना दिया. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसलिए इतना नीट एंड टाइडी, रियल वर्ल्ड में इतना नीट एंड टाइडी नहीं होगा. अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना. जब हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेड प्रपाउंड किया तो उन्होंने कहा आर्थर होम्स मेंटल कन्वेक्शन, सी फ्लोर स्प्रेड इज अ कन्वेयर बेल्ट जहाँ स्प्रेडिंग बाउंड्री में नया क्रस्ट डेवलप होगा और कन्वर्जिंग बाउंड्री में ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रक्ट होगा. वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव एज. तो कंस्ट्रक्टिव एज में हैरी हेस का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है. वो कहते हैं कि एज आई इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्टिव रिज फॉर्मेशन, as I increase the distance from active ridge formation, I find pairs of rocks at either edge, wherein, ध्यान से, age of rocks goes on increasing
with increasing distance from active ridge. इसका मतलब क्या, ये जो पेयर 1 ऑफ रॉक्स थे ये सबसे पहले बने होंगे, ये जब हटे एक्टिव वोल्केनिक साइट से तभी तो पेयर 2 बना, इसी के बाद पेयर 3 बना, और इस समय 4 बन रहा है, वो राइट वहां पर है। और ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ है? 70 मिलियन ईयर से। एज ऑफ द पेयर्ड रॉक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्टिव वोल्केनिक साइट। ये हमें दिया है हैरी हेस ने। अब इसमें फ्रेड वाइन और मैथ्यूज क्या कह रहे हैं? फ्रेड वाइन और मैथ्यूज कहते हैं नॉट जस्ट दैट विद इंक्रीजिंग एज, with increasing distance from the active divergent, pair of the rocks are not just increasing in their age, they are increasing in their magnetic anomalies. difficult diagram लगेगा, देखना जरा, उसी का easier version बना। magma is ejecting out, आप rocks को form कर रहे हैं, age of the rocks बढ़ता जा रहा है। आप ध्यान से देखो, आपको दोनों तरफ गिलबर्ट रिवर्स लिखा हुआ है, दोनों तरफ, फिर गॉस नॉर्मल, फिर मतुयामा रिवर्स, फिर ब्रून्स नॉर्मल। हमने भी यही बनाया है, 3 पेयर बनाए और सेंटर बनाए। इस समय मैग्मा इजेक्ट आउट हो रहा है अभी, तो जो मैग्मा इजेक्ट आउट हो रहा है अभी राइट नाउ, इट विल हैव आयरन कंटेंट acting like freely suspended magnetic needle aligning themselves to existing Earth's magnetic field। तो जो इस समय बन रहा है उसकी तो मैग्नेटिक पोलैरिटी नॉर्मल है, क्योंकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है? पर जैसे जैसे हम इस एक्टिव साइट से डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है? ऑल्टरनेटिव बैंड्स ऑफ रिवर्स एंड नॉर्मल पोलैरिटी। सेनोजोइक का टाइम है 70 मिलियन ईयर्स, ये अभी तक हमने डिसाइफर करा है 5 मिलियन ईयर्स का ही ओनली। ये जो बनना शुरू हुआ कब से बन रहा है? 70 मिलियन ईयर्स से। अभी तक हमने कितने टाइम को डिसाइफर किया है? 5 मिलियन ईयर्स। इन लास्ट 5 मिलियन ईयर्स along every active submarine ridge with increasing distance from active volcanic site, not just the age of the paired rocks increases, magnetic anomalies are also increasing, wherein we have found alternative bands of normal and reverse polarity। क्योंकि ये alternative bands है, नॉर्मल रिवर्स, जीब्रा को रिकॉल करो, ब्लैक व्हाइट, इसलिए इसको जीब्रा स्ट्रिप्स बोलते हैं। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सी फ्लोर लगातार स्प्रेड हुआ, तभी तो जो आज बन रहा है वो नॉर्मल है, जो कल बना था वो रिवर्स है। ये पैलियोमैग्नेटिज्म को कैसे जस्टिफाई कर रहा है? Earth's magnetic polarity is dynamic and it has erratic back and forth। मतलब आप जैसे इस यंगेस्ट पेयर से जो भी पेयर बन रहा है 1 पॉइंट डिस्टेंस बढ़ाते हो, आपको रिवर्स पोलैरिटी दिखती है। ये सारे स्कॉलर्स के नाम है, 1-2 बार पढ़ने के बाद नाम याद हो जाएंगे। मतुयामा रिवर्स क्या बता रहा है? कि ये पेयर ऑफ रॉक सडन नहीं बने थे, ये कुछ पुराने समय में, सेनोजोइक में, ये पुराने टाइम में बने थे। उस समय अर्थ की मैग्नेटिक पोलैरिटी आज के टाइम की नहीं थी। 2 ही तरह से तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना, दैट मोर आई गो इन जियोलॉजिकल पास्ट, iron content in lava was not responding to magnetic field। Yeah, Earth's magnetic field was different than what it is today। तो सी फ्लोर लगातार स्प्रेड होता गया, तभी तो ये पेयर्स ऑफ रॉक बनते चले गए, जिसमें आप फॉर्मेशन प्रोसेस कब से शुरू कर रहे हो? 70 मिलियन ईयर्स। और अभी तक हमने कितना डिसाइफर किया? 5 मिलियन ईयर्स। इन 5 मिलियन ईयर्स ऑफ डिसाइफर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ सी फ्लोर, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर बोला फ्रेड वाइन एंड मैथ्यूज से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए वी स्टार्टेड इन यूजिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन द ओशंस, and that gave us the lead to get into these study। ओशन फ्लोर, ऑर्डर ऑफ रिलीफ को याद करना। ओशन फ्लोर में मेरे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्मो रेमिनेंट रिकॉर्ड्स रहते हैं, क्योंकि जो वहां बन गया उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आप ये रिकॉर्ड्स नहीं जज कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आज एक मैग्मा इजेक्शन हुआ, लावा कोन में एक नया लेयर बना,
जब तक दूसरा लेयर बनेगा, रिकॉल करो, वोल्केनिक एक्टिविटीज कैन बी सडन एज वेल एज डायस्ट्रोफिक। जब तक दूसरा लेयर बनेगा तब तक क्या हो सकता है, विंड, ग्लेशियर, कुछ को इरोड कर दे, तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जो सी फ्लोर है वहाँ वो डिस्टर्बेंस नहीं होती, इसलिए उसको डिकोड करना शायद थोड़ा आसान था। फिर भी इतना मुश्किल है कि हमने सिर्फ 5 मिलियन ईयर्स को अभी तक डिकोड किया। और इस डिकोडिंग को आप ज़ीब्रा स्ट्रिप क्यों बोलते हैं, हमारे डायग्राम पर आ जाते हैं। इस डिकोडिंग को आप ज़ीब्रा स्ट्रिप क्यों बोलते हो, क्योंकि ये हुआ नॉर्मल, ये हो गया रिवर्स, फिर हो गया नॉर्मल, फिर हो गया रिवर्स। आपने कितने समय तक का डिसाइफर कर लिया, 5 मिलियन ईयर्स। और ये बनना कब से शुरू हुआ था, 70 मिलियन ईयर्स। आपको बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं ब्रून्स नॉर्मल, इसको बोलते हैं मतुयामा रिवर्स, इसको बोलते हैं गॉस नॉर्मल, इसको बोलते हैं गिलबर्ट रिवर्स, पेयर्ड रॉक, ज़ीब्रा स्ट्रिप्स। व्हाट ज़ीब्रा स्ट्रिप वैलिडेटेड? sea floor is spreading. And how it is helping us with paleomagnetism? Dynamo effect. तभी तो नॉर्मल और रिवर्स हो रहा है। Have you visualized it? फटाफट से पॉइंटर्स लिखो। हम इसको एक साइड में पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, एक साइड में नाम लिख देते हैं। ये डायग्राम एग्जामिनेशन में बनाना आसान है, देखने के लिए दूसरा डायग्राम आसान है। डायग्राम बाद में बना लेना, पहले लिख लो। पार्ट 2 लिख रहे हैं यहाँ, zebra strips, Fred Wine and Matthews. Point 1. During Second World War, sophisticated and sensitive instruments utilized to detect submarines led to the beginning of decoding of paleomagnetic records in submarine location. As advocated by Harry Hess, there is increase in the age of paired rocks with increasing distance from active submarine construct. Break the statement and write. Fred Wine and Matthews advocated magnetic anomalies also. Last point is a star mark point. Deciphering 5 million years of magnetic records, they concluded alternative bands of normal and reverse polarity. नॉर्मल के आगे प्लस का साइन डाल लो ब्रैकेट में, रिवर्स के आगे नेगेटिव का साइन डाल दो। नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी, पुट अ डैश एंड राइट डाउन ज़ीब्रा स्ट्रिप्स validating dynamism of magnetic field and sea floor spread concept. तो बताओ समझ में आ गया? हमने आसान वाला डायग्राम बना दिया, आप भी बना लो। एग्जामिनेशन वो पेयर्ड रॉक दिखा सकते हैं बहुत आराम से। पॉजिटिव नेगेटिव इज नॉर्मल एंड रिवर्स, एक साइड में नाम लिख दिया, ब्रून्स नॉर्मल, मतुयामा रिवर्स, गॉस नॉर्मल, गिलबर्ट रिवर्स। गिलबर्ट माने 5 मिलियन ईयर्स अगो, ब्रून्स नॉर्मल मतलब राइट नाउ, और सेनोजोइक है 70 मिलियन, मतलब अभी भी हमने बहुत छोटा सा डिसाइफर किया है। इट्स अ ह्यूज टास्क दैट इज स्टिल लेफ्ट आउट। पहले इनसेट इमेज बनाओ रिज को लेकर, और उसके बाद फिर उसको डिमार्केट। इसमें भी लेबलिंग कर सकते हैं, इसको लिख दो ओल्ड और इसको लिखो यंग, और ज़्यादा फेवरेबली लेबल हो जाएगा। ये आपका ओल्ड क्रस्ट है ना, ओल्ड क्रस्ट डाइवर्ज हुआ तभी तो न्यू क्रस्ट बना। कम ऑन गिव मी गो। ये आपका न्यू रिज है, सो रिज इज बाय डिफॉल्ट न्यू। आपने इस न्यू को एनलार्ज किया तो आपने वैलिडेशन दे दिया सी फ्लोर स्प्रेड को, और वैलिडेट कर दिया कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायनेमिक, इट हैज इरेटिक बैक एंड फोर्थ, इसलिए मुझे नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। फ्रेड वाइन मैथ्यूज वर्क गिव्स यू द वैलिडेशन कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। यस नो, एज इंक्रीज हो रहा है तभी तो पेयर्ड ऑफ रॉक्स का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और ये पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडी को कैसे एनरिच करता है? अर्थ्स मैग्नेटिक पोलैरिटी आर डायनेमिक। तो अगर आप आंसर पैलियोमैग्नेटिज्म पर लिख रहे हो तो आपका इंट्रोडक्शन होगा जियोमैग्नेटिज्म, फिर रनकॉर्न, फ्रेड वाइन, मैथ्यूज पर खत्म कर दोगे। अगर आप आंसर लिख रहे हो जियोमैग्नेटिज्म पर तो आप जियोमैग्नेटिज्म को थोड़ा डिटेल करो, इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, और कंक्लूड कर दो रनकॉर्न, फ्रेड वाइन एंड मैथ्यूज पर।
और आंसर लिख रहे हो सी फ्लोर स्प्रेड पर, तो फ्रेड वाइन एंड मैथ्यूज के बिना आंसर खत्म मत करना। आंसर लिख रहे हो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थियरी पर, तो रनकॉर्न अपने आप आएंगे एज पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस प्रोवाइडर। आई थिंक दिस इज कम। चलो एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, लिखो। 20 मार्कर सोचकर लिखना। कोट्स एंड कोट्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, लिखो पहले इसका। एल्फ्रेड वेगनर was ahead of his time, unquotes. Alfred Wegener was ahead of his time, unquote. Comment. कैसे लिखोगे आंसर? क्या होना चाहिए आंसर का फ्रेम? चलो ऐसे पूछते हैं, क्या नहीं लिखना चाहिए इसमें? क्या नहीं लिखना चाहिए? क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। और क्या लिखना चाहिए? हर वो टाइम फैक्टर जो हमने एम्फेसिस दिया, कंसेप्ट 1915 का है और एडवर्ड बुलेट 1960 में फिट ऑफ शेप बता पाए, टूजो विल्सन 1960s में हमें स्ट्रक्चर बता पाए, या रनकॉर्न 1950s में हमें बता पाए कि देयर एग्जिस्टेड लोरेशिया। मतलब एवरीथिंग दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय सब्सिक्वेंट स्कॉलर्स, उसको आपको वेगनर के कंसेप्ट के साथ रिलेट करके लिखना है। सारी इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर में है, पर आप उसको वैसे नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर बदलता है। कंटेंट तो सब है मेरे पास, पर हमने कंटेंट कैसे क्रिएट किया? व्हाट इज कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, वो तो पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पूछ रहा है कमेंट करो कि कंसेप्ट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, तो इन्फॉर्मेशन वहीं से निकलेगा पर लिखा अलग तरीके से जाएगा। सो प्लीज अटेम्प्ट इट। 20 मार्कर क्वेश्चन का मतलब होता है 4 पेजेस, 4 साइड्स ऑफ पेजेस, माने 2 पेजेस 4 साइड्स। कोशिश करो इस पर लिखने की। और जितने वर्चुअल क्लास में टॉप पर आपका ईमेल आईडी जरूर लिखा होगा, नहीं तो फिर इवैल्यूएशन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और सिंगल पीडीएफ फाइल बनाकर स्कैन करके मेल करेंगे और आप लोग लिखकर हमें सबमिट करेंगे। नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, कल दो, परसों दो, 4 दिन बाद दो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट लिख कर दो। पहला असाइनमेंट लिख रहे हैं, देखिए कैसा लिखते हैं। ठीक है, बढ़ जाए आगे। व्हाट आर वी लर्निंग? वी आर लर्निंग theories on endogenetic forces and taking small steps and covering quite crucial parts of our syllabus. We have reached our third and the final theory. इस theory का नाम क्या है? Plate tectonic theory. Plate tectonic theory 1966 में पब्लिश हुई थी। ये थियरी किसी एक स्कॉलर का काम नहीं है, ये थियरी किसी ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स वर्किंग टुगेदर का भी काम नहीं है। ये मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एंड स्टडीज कंडक्टेड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स का एक कंपाइलेशन है। 1966 में once the plate tectonic theory was published, we got answer to almost every question that comes in our mind about tectonic forces. You ask it and plate tectonic theory gives you the answer. And it was further enriched. 1970s में एक एज ऑफ अमेंडमेंट आया प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो हम इसको लर्न ही ऐसे करेंगे, ओरिजिनल थियरी एंड अमेंडमेंट, क्योंकि पता ही नहीं एग्जामिनर यही पूछ ले व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओरिजिनल थियरी, गिव द अमेंडमेंट, तो मुझे पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट नाम की भी कोई चीज़ थी प्लेट टेक्टोनिक थियरी के लिए। अदरवाइज अगर सिंपल प्लेट टेक्टोनिक थियरी पूछता है तो हम बड़े ट्रिकी वे में, इंटेलिजेंट वे में मॉडिफिकेशंस को साथ में बीव करके भी आंसर बना सकते हैं, बट हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि कुछ मॉडिफिकेशंस आए थे। सो टेक्टोनिक थियरी वाज पब्लिश्ड इन 66। अब प्लेट एक नया टर्म है हमारे लिए, टेक्टोनिक हम जानते हैं और थियरी हम जानते हैं, तो हम प्लेट से ही शुरुआत करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन का काम करेगा। वी हैव रीच्ड स्टेप नंबर 3, हमारा बॉक्स आइटम खत्म हो गया है। इट इज प्लेट टेक्टोनिक थियरी। टेक्टोनिक अभी भी बिगिनिंग ऑफ द क्लास रिपीट किया था, इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस। कुछ स्कॉलर्स के नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर दे विल रिमेन इनकम्प्लीट, मतलब दे विल नॉट बी जस्टिफाइंग कि आपने उनका सब सारे स्कॉलर्स का नाम ले लिया। मॉर्गन, Woolridge, to name some. This one, Tuzo Wilson definitely coined the term plate tectonic, so उनका importance अपने आप ज़्यादा रहता है।
इसमें हैरी हेस को भी इंक्लूड किया जा सकता है, पर हमने उनको पढ़ाया सी फ्लोर स्प्रेड तो अलग रहने देते। प्लेट, लिथोस्फेरिक डिवाइड। लिथोस्फेरिक डिवाइड आप जल्दी से बता दो, कितने क्रस्ट में डिवाइड करते हैं हम लिथोस्फेयर को? अभी नहीं लिखो, पहले समझ लो। लिथोस्फेयर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ क्या होता है भाई? लिथोस्फेरिक डिवाइड ही तो है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। तो लिथोस्फेरिक डिवाइड कितने हो गए? 7 कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड 5 ओशियानिक क्रस्ट। तो अगर हम एक क्रूड डेफिनेशन के साथ चलते हैं, हम अपने आप को डिकोड करें, प्लेट का क्या मतलब होता है? टेक्टोनिक का तो मतलब जानते हैं, प्लेट क्या है? प्लेट इज लिथोस्फेरिक डिवाइड। चलो ठीक है, हाउ मेनी लिथोस्फेरिक डिवाइड्स आर देयर? 7 + 5. So should I count 7 + 5 as plates of the map of world? नहीं. For me to qualify as plate, I should be divides of lithosphere which is tectonically active. तो I should be continental crust, oceanic crust, but I should be active. अब आप सबके स्कूल एटलस में टुवर्ड्स बैक एक मैप है नेचुरल हजार्ड्स वर्ल्ड का, या प्लेट बाउंड्री करके भी लिखा हो सकता है, उसको ओपन कर लो। और हमने भी ओपन कर दिया। एक साथ सारे नाम बम्बार्डमेंट में नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके सारे नाम को पिकअप कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। सिंस सेनोजोइक देयर आर 7 मेजर एक्टिव प्लेट्स ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। अब आपके पास भी मैप है, मेरे पास भी मैप है। मेरा मैप अलग सा दिख रहा है क्योंकि हम हैबिचुअल क्या हैं, अपने ग्लोब को पैसिफिक ओशन पर खोलकर मैप बनाने के, और हमारा मैप कैसे शो कर रहा है? पैसिफिक ओशन यूनाइटेड दिखाई दे रहा है, इसलिए मैप थोड़ा सा अलग लग रहा है, पर है ये भी वर्ल्ड मैप। अब ध्यान से नोटिस करो यहाँ पर, व्हाट आर प्लेट्स? प्लेट्स आर लिथोस्फेरिक डिवाइड that are tectonically active since 70 million years ago, Cenozoic, beginning of Cenozoic. How many tectonic plates are active in generating tectonic effectivity? 7 major plate, major का मतलब बड़ा साइज का प्लेट। Which are these 7 major plates? 1 Pacific plate, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सर्कल मार रहे हैं और ब्लैक लाइन से आउटलाइन कर रहे हैं। पैसिफिक प्लेट माने पैसिफिक ओशन। ऑलमोस्ट एंटायर शोर लाइन ऑफ पैसिफिक इज व्हाट एसोसिएट विद पैसिफिक प्लेट। इसमें हमने इग्नोर करा, भी आपको दिखाई दे रहा है कई छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, उनको माइनर प्लेट्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे हमारे रेडार पर आ जाएंगे, अभी हम नहीं कर रहे। 7 मेजर प्लेट, 22 माइनर प्लेट्स। वी वांट टू फोकस ऑन 7 मेजर प्लेट टू बिगिन विद। सो प्लेट नंबर 1 पैसिफिक, प्लेट नंबर 2 नॉर्थ अमेरिका। अब यहां जरा कंसंट्रेट करो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब ध्यान से देखेंगे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बाउंड्री पैसिफिक प्लेट से तो लग रही है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बाउंड्री अटलांटिक से नहीं है। रादर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में आपने वेस्टर्न अटलांटिक को इंक्लूड किया हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का क्या मतलब हो गया? लैंड मास ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्लस नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक। उसी कंटिन्यूटी में देखो, साउथ अमेरिकन प्लेट नंबर 3 अटलांटिक, नंबर 4 अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका, अटलांटिक, और क्योंकि मैप हमारा यहां डिवाइडेड है, ये देखो इंडियन ओशन। अब अपने मैप में देखो, अफ्रीकन प्लेट क्या है? लैंड मास ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न अटलांटिक, वेस्टर्न इंडियन ओशन। समझ में आ रहा है? अब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, समझते हैं, अपनी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी की नॉलेज को अप्लाई करो। I as South America once upon a time was attached here. I detached. This detachment created Rift Valley, which was Proto-Atlantic. Today Atlantic Ocean is full-fledged ocean. Rather Atlantic Ocean have started rupturing in between. इसका मतलब ये अटलांटिक जा रहा है वेस्ट और आप भी जा रहे हो वेस्ट। हमने आपको धक्का मारा, आप धक्का खा रहे हो, आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट तो अलग है, लेकिन वी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो हमारे बीच बाउंड्री तो है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। इसलिए अटलांटिक ओशन डोंट होल्ड रिकग्निशन एज अ सेपरेट प्लेट।
Indian Ocean don't hold recognition as a separate plate. Southern Ocean don't hold recognition as a separate plate. Arctic Ocean don't hold recognition as separate plate. इस प्लेट का नाम क्या है? It is called Indo-Austral plate. Indo-Austral plate में क्या क्या इंक्लूड कर लिया? इंडिया, हिमालयाज नहीं, हिमालयाज जा रहा है यूरेशियन, ये बकलिंग हुआ ना. तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड का आइलैंड छोटा सा है, उसको बड़ा बनाते हैं. अगर आप अपने मैप में न्यूजीलैंड के आइलैंड्स को देखो, दिस इज हाउ नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड लुक लाइक. अरे आ जाओ यानी जी, दिस इज सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड. ठीक है, और इन आइलैंड्स को आप कैसे डिवाइड करते हो? ऐसे. लेट अस टेक इट दिस वे. यहाँ पर बाउंड्री आया. ये कौन सा प्लेट हुआ न्यूजीलैंड का? पैसिफिक. और ये कौन सा प्लेट हो गया? इंडो ऑस्ट्रल. ठीक है, अब काउंट करते हैं. हाउ मेनी टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट्स आर देयर ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड टुडे? 7. अब मैप को देखो, बिल्कुल नीट एंड टाइडी कर दिया. मैप को देखो, विथ 7 प्लेट्स. पैसिफिक लार्जेस्ट ओशियानिक प्लेट, इसमें ज्यादा कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं है. नॉर्थ अमेरिकन, जो नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक इंक्लूड कर रहा है. साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट अटलांटिक. अफ्रीकन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट अटलांटिक एंड वेस्टर्न इंडियन. यूरेशियन, यूरेशिया प्लस नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक. इंडो ऑस्ट्रल, इंडिया, इंडो चाइना पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. एंड एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक इंक्लूड सदर्न ओशन. देखो बाउंड्री का एंटार्क्टिक प्लेट की. एंटार्क्टिका तो यहाँ दिख रहा है, बाउंड्री तो इधर आ रही है. Are you getting it, class? There are 7 major tectonic plates. Recall करो हेरियस को. Which moves in relation to each other under the effect of, recall करो आर्थर होम्स को, mantle convection. This movement tends to generate tectonically active boundaries where all tectonic forces takes place. How many types of boundaries are there? Converging boundary, diverging boundary and transverse boundary. जाटूजो विल्सन साहब ने जो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट किया है, उसको भी हम हैंडल करेंगे. कन्वर्जिंग बाउंड्री, डाइवर्जिंग बाउंड्री एंड ट्रांसवर्स बाउंड्री. आप लोगों को बात समझ में आ गई? ये जो छोटे छोटे माइनर प्लेट्स हैं, सारे माइनर प्लेट्स हमारे रेडार पर आ जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होने तक. हम जानबूझकर उसका बर्डन कम रख रहे हैं. जब वोल्केनिज्म पढ़ेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे, तो ये छोटे छोटे प्लेट्स बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे हमारे रेडार पर. क्योंकि जब आप इंडियन कॉर्डिलेरास बोलते हो तो ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के कन्वर्जेंस पर नहीं बना है, ये नाज़का और साउथ अमेरिका के बना है. तो अब इमेजिन करो, नाज़का द माइनर प्लेट कन्वर्जिंग विद साउथ अमेरिका. इसका मतलब नाज़का पैसिफिक से तो टूट रहा है ना. ये मैप हमने खोल के रखा है. आप लोग जरा दी ओशंस वाला मैप खोलो. अटलांटिक देखा था कल, आज पैसिफिक देखो. दी ओशंस पीछे की तरफ होगा, बिल्कुल पहुंच गए, पैसिफिक में पहुंच गए. साउथ अमेरिका दिख रहा है. साउथ अमेरिका से स्टेप वेस्ट की तरफ लो. एल्बेट्रॉस रिज दिख रहा है, जो 2 दिन से लगातार हम बोलते जा रहे हैं. दिखा कि नहीं? देखो इधर, रिज कब बनेगा? सी फ्लोर स्प्रेड पढ़ा ना हमने. रिज कब बनेगा? जब आप स्प्रेड करोगे. तो नाज़का इधर जा रहा है और ये इधर स्प्रेड कर रहा है, तभी तो एल्बेट्रॉस बना. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमारे रेडार पे धीरे धीरे आ जाएंगी. पर अभी शुरू करने के लिए क्या करना है? 7 प्लेट्स हैं. कौन कौन सी? पैसिफिक, नॉर्थ, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रल, एंटार्क्टिक. भाई हम अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन को क्यों नहीं काउंट कर रहे? क्योंकि भाई प्लेट का तो डेफिनेशन ही ये है, आई शुड बी लिथोस्फेरिक डिवाइड दैट इज टेक्टोनिकली एक्टिव. मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई. परफेक्ट. जो पॉइंटर्स हम लिखना चाह रहे हैं हम लिख दे रहे हैं. आप जो कॉपी करना चाहते हो कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो लिथोस्फेरिक डिवाइड्स दैट आर टेक्टोनिकली एक्टिव एट प्रेजेंट. 7 मेजर and 22 minor tectonic plates are active
they move in relation to each other over a asthenosphere due to mantle convection generating tectonic forces at boundaries or margins। यहाँ से हमारा स्टडी आगे बढ़ेगा। मॉडिफिकेशन में एडेड है, इसलिए फ्लो चार्ट का हिस्सा ही बनाकर लिख रहे हैं, पर पार्ट अलग से डिमार्केट कर रहे हैं। टरेन्स को अलग बाउंड्री नहीं कह सकते, पर इफ आई एनकाउंटर क्वेश्चन विच सेज मॉडिफिकेशन टू प्ले टेक्टोनिक थियरी, टरेन लिखे बिना आंसर कंप्लीट नहीं रहेगा। ONC हम लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ओशियानिक कॉन्टिनेंट, ओशियानिक ओशियानिक, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, पूरा सिनॉप्सिस रेडी। फ्लो चार्ट जितनी इजीली आपको विजुअलाइज करने में मदद करता है, उतना ही एग्जामिनर को भी करेगा, और ये एग्जामिनर को बहुत क्लियर इम्प्रिंट देता है कि आप जानते हैं कंटेंट, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। आई वोंट बी इन द पोजीशन ऑफ मेंटेनिंग दिस फ्लो चार्ट, तो हम आपको इसको खोलने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमें इसको एक एक पॉइंट पर अलग अलग समझना है, और इससे हम लोकेशन को जस्टिफाई करेंगे। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या। This theory will take us to volcanism, earthquake, so that will give us enrichment। पर एक plate tectonic theory जो एक उसका frame होना चाहिए, वो हमारे knowledge में clear होना चाहिए। So what is plate? Plate are tectonically active lithospheric divide। How many plates are there on the map of world today? Major 7, minor 22. Major plates and minor plates moves in relation to each other, that is lithospheric divides move in relation to each other over asthenosphere under the influence of mantle convection। अब आप सोचो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट आर मूविंग इन रिलेशन टू ईच अदर, तो जब वो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो जो एक्टिव फोर्स जनरेट होगा वो तो उनके बाउंड्री पर ही होगा, पूरे प्लेट पर नहीं होता, बाउंड्री पर होता है। Original plate tectonic theory overemphasized that all tectonic forces takes place at the boundary। तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टडी बाउंड्रीज की तरफ चला जाता है। अब बाउंड्रीज के लिए इस वाले कॉलम पर कंसंट्रेट करेंगे, उस पर बाद में जाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज आर देयर? 3। सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये कहना कि एक इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं, गलत है। पहला है कन्वर्जिंग। अब अपने फ्लो चार्ट को ध्यान से देखते जाओ, हम इधर आते हैं। कन्वर्जिंग, converging, destructive, converging, colliding। When convergence takes place between one granitic and one basaltic crust, oceanic continental, oceanic being denser, gets destructed, subduction। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अपनी नॉलेज ऑफ डिफॉर्मेशन अप्लाई करो। कन्वर्जिंग बाउंड्री, कन्वर्जिंग बाउंड्री कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है? कंप्रेशन। तो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन्वॉल्व होगा तो इट विल रिलेट टू फोल्ड ओरोजेनी। अर्थक्वेक आपको पढ़ाया नहीं है, पर अगर अर्थक्वेक का डेफिनेशन आपको बताएं, क्योंकि कौन से टेक्टोनिक फोर्सेस कहाँ होंगे, एक सुपरफिशियल व्यू तो हमारे पास होना ही चाहिए, बाकी अर्थक्वेक वोल्केनिज्म में डिटेल्स में पढ़ना है। Earthquake is sudden quaking of the earth which is caused due to sudden release of energy that was accumulated in deformed rocks। दोबारा से, accumulated energy in deformed rocks when get released it causes tremors, जिसको हम earthquake कहते हैं। तो डिफॉर्मेशन कहाँ पर होगा? बाउंड्रीज पर ही तो होगा। आप कंप्रेशनल स्ट्रेस इंड्यूस कर रहे हो, टेंशनल स्ट्रेस इंड्यूस कर रहे हो, ये भी टेंशनल स्ट्रेस है, आप अल्टीमेटली रॉक को तो डिफॉर्म करोगे। तो अर्थक्वेक अपने बेस फ्लो चार्ट से पकड़ो, हर प्लेट बाउंड्री पर अर्थक्वेक होगा, क्योंकि हर प्लेट बाउंड्री पर डिफॉर्मेशन होता है।
जब माउंटेन बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि माउंटेन इज सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट हो गया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होना जरूरी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ अगर आप कन्वर्ज कर रहे हो तो कौन सा माउंटेन बनेगा? फोल्ड। डाइवर्ज करोगे तो कौन सा माउंटेन बनेगा? ब्लॉक। अगर ओशियानिक क्रस्ट में डाइवर्ज करोगे तो ब्लॉक माउंटेन थोड़ी बनेगा, तब तो रिज बनेगा ना। सी फ्लोर स्प्रेड पढ़ तो लिया। माउंटेन क्या है? माउंटेन इज सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर ऑफ कॉन्टिनेंट क्रस्ट। तो माउंटेन बिल्डिंग के लिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जरूरी है। अब इसको अप्लाई करके इनको ओवरव्यू लो। एवरी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री इज कन्वर्जिंग, बट एवरी कन्वर्जिंग बाउंड्री इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि कन्वर्ज करते समय आप ऐसे ही पैसेज को ब्लॉक कर रहे हो। कन्वर्ज करते समय आप ऐसे ही पैसेज ब्लॉक कर रहे हो। डाइवर्ज करते समय तो आपने मैग्मा के लिए पैसेज बना दिया, आ जाओ वोल्केनिज्म। ट्रांसवर्ज में भी आपने पैसेज बना दिया, आ जाओ मैग्मा। कन्वर्जिंग में तो आपने पैसेज को ब्लॉक करा। तो जब कन्वर्जिंग बाउंड्री कोलाइडिंग हो जाती है तो वो वोल्केनिज्म को सपोर्ट नहीं करती। हिमालयाज आर द माइटीएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। दे आर एट कोलाइडिंग बाउंड्री, इसलिए हिमालयाज अर्थक्वेक प्रोन है, पर सिंगल टिंज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है। बाकी सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स में वोल्केनिज्म दिखता है। तो कन्वर्जिंग बाउंड्री में वोल्केनिज्म कब हो सकता है? कन्वर्ज हुए, पैसेज तो ब्लॉक कर दिया, पर सबडक्शन हो गया। तो जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट है वो वार्मर इंटीरियर्स में गया, इंटीरियर्स में जाकर वो मेल्ट होगा, मेल्ट करके वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशराइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा को ऐड ऑन करेगा और ब्लास्टिंग ऑफ पे इमिट आउट करेगा। इसको बोलते हैं सबडक्शन वोल्केनो। तो कौन सी बाउंड्री, ऐसे करके सोचते हैं, अर्थक्वेक कौन सी बाउंड्रीज पर? सब पर। माउंटेन बिल्डिंग कौन सी बाउंड्री पर? जहां कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसका मतलब जहां ओशियानिक लिखा या जहां ओशियानिक लिखा, यहां पर आप माउंटेन अप्लाई नहीं करोगे। लॉजिकल है। अब आ जाओ वोल्केनिज्म पर। वोल्केनिज्म विल बी एप्लीकेबल टू एवरी प्लेट बाउंड्री barring the exception of colliding। माने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि आप छोड़ो हिमालयाज, एंडीज, वो तो बहुत बड़े इलाबोरेट, माने मैप ऑफ वर्ल्ड में आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो आपको एक माइन्यूट इंडिविजुअल, अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूजीलैंड के बारे में बात करी। न्यूजीलैंडिक आइलैंड्स आर सो स्मॉल दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज देम ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अप्लाई करोगे तो नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड में एक एक्टिव वोल्केनिक कोन है, उसका नाम है माउंट रुंगवे। वो विसुवियन टाइप ऑफ एक्टिविटी है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। So you name the tectonic force and tectonic theory will answer it. Because our syllabus has the requirement of कि earthquake को भी डिटेल्स में पढ़ना है, वोल्केनिज्म को भी डिटेल्स में पढ़ना है, तो यहाँ हम फोकस किस पर रखेंगे? ये बाउंड्रीज हैं कहाँ पर? जैसे अगेन जीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट का मतलब क्या है? Why it is called ring of fire? तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट is the boundary of Pacific plate, which is an excellent example of converging destructive boundary. Come on, contracting Panthalasa. It is an excellent example of converging destructive boundary. तो जहाँ converging destructive में नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक, साउथ अमेरिका नाज़का, जापान पैसिफिक, तो क्या होगा? एक्टिव वोल्केनो, इसलिए उसको सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और दूसरा सोचो, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास यंग फोल्ड, इंडियन कॉर्डिलेरास यंग फोल्ड, जापानीज माउंटेन यंग फोल्ड, न्यूजीलैंडिक माउंटेन उसको बोलते हैं सदर्न एल्प्स यंग फोल्ड। क्यों? कंप्रेशनल स्ट्रेस है तो फोल्ड माउंटेन ही तो होंगे। सो वेयर इज कन्वर्जिंग डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री? सबसे मेजर है, सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं, शुरू आप किसी से भी कर सकते हैं। सर्कम पैसिफिक बेल्ट विजुअलाइज हो, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मैप खोल रहे हैं दोबारा से। ये लोकेशन आपने पकड़ना है इस फ्लो चार्ट के साथ, क्योंकि सारे प्रोसेस हमें डिटेल्स में पढ़ना है वन बाय वन। सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये समझा दिया आप।
मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, नाम ही बड़ा अजीब सा है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ पीसेस ऑफ गोंडवाना लैंड लोरेशिया के साथ बकल अप हुए बिटवीन टू कॉन्टिनेंट मासेस। क्या होगा ये? अफ्रीका। मेडिटेरेनियन सी से शुरू करो, अरेबियन प्लेट पर आओ, पर्शियन प्लेट, ये सब माइनर प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट, पर्शियन प्लेट, उसके बाद इंडियन प्लेट पर आ जाओ, साउथ ईस्ट एशिया में आओ। ये आपका कौन सा बेल्ट है? मिड कॉन्टिनेंटल। रिमाइंड करेंगे, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, अरेबिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, Africa was part of Gondwana land, and Eurasian plate is part of Laurasia. Which type of boundary mid-continental belt is? Converging, destructive, barring the exception of Himalayas. आप बोलोगे हिमालयस में भी तो 33C था, हिमालयस में भी तो 33C था, तो कैसे लॉजिक अप्लाई करें? इसको जरा जूम अप करें, सोचो, विजुअलाइज करो। अफ्रीका को थोड़ा सा सेंटर स्टेज दे रहे हैं, ठीक है? अब इसको विजुअलाइज करो। इन जियोलॉजिकल फ्यूचर, माने सम 50-60 मिलियन ईयर्स इन फ्यूचर, मेडिटेरेनियन सी विल क्लोज डाउन। क्योंकि हो क्या रहा है? अफ्रीका इज कन्वर्जिंग मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीका मेडिटेरेनियन सी को पुश कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी इज गेटिंग पुश्ड, यूरेशिया रेजिस्ट कर रहा है और मेडिटेरेनियन सी सबड्यूस कर रहा है, क्योंकि बसाल्टिक क्रस्ट है। इसलिए आपके सारे सदर्न यूरोपियन कंट्रीज, इटली, come on, all the major active volcanoes attain their name from Italian volcano, Vesuvian type, Strombolian type, क्योंकि जब भी आप volcanic activities के names देखते हैं, they are the most studied active volcanoes of the world. तो subduction है तो volcanism वहाँ पर है। तो fast forward कर दो, taking 50 million or years or so, Mediterranean Sea will close down. तो जब मेडिटेरेनियन सी बंद हो जाएगा तो माउंट विसुवियस, जो कहते हैं वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज ऑफ इटली है, वो तो डोरमेंट हो जाएगा। तो क्या हिमालयाज में ऐसा केस है कि वोल्केनिक कोन्स थे वो आज डोरमेंट हो गए? नहीं, हिमालयाज में वोल्केनिक कोन्स है ही नहीं। पर ऐसा होगा कैसे? ऐसा हुआ कैसे? हिमालयाज का भी तो बिल्डिंग मटीरियल 33C में डिपॉजिट हो रहा था। अगर आप कहते हो अफ्रीका कन्वर्जिंग विद यूरोप is oceanic continent convergence, तो इंडिया कन्वर्जिंग विद यूरोप कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कैसे हो गया? इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि ओशन क्रस्ट होगा तभी सबडक्शन होगा। चलो समझ गए। पर हिमालयन बिल्डिंग मटेरियल तो 33C में ही था, सी तो वहां भी था, तो ऐसा कैसे होगा कि सबडक्शन नहीं हुआ? तो आपको अंडरस्टैंड करना है। आई हैव टू क्विकली कंस्ट्रक्ट अ सिंपल पॉइंट डायग्राम कि जो हिमालयन ओरोजेनी है या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, उसको आप कैसे जज करते हो? ये मेरा है पामीर नॉट, सुना है? पामीर नॉट इज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, प्लाटियो है ये, सेंट्रल एशिया में पड़ रहा है। पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, इसलिए नहीं कि टॉलेस्ट प्लाटियो, टॉलेस्ट प्लाटियो तो तिब्बतन प्लाटियो, नॉट बोलते हैं, नॉट माने गांठ। इट इज बकलिंग पॉइंट ऑफ यंगफोल्ड माउंटेन। तो पामीर नॉट के ईस्ट में अगर हम जाएं तो मुझे पहले मिलता है कुनलुन शान। कुनलुन शान इज यंगफोल्ड माउंटेन ऑफ चाइना। उसके बाद मुझे मिलता है तिब्बतन प्लाटियो, तिब्बतन प्लाटियो इज इंटरमोंटेन प्लाटियो। उसके बाद मुझे मिलता है हिमाद्री, हम हिमालयाज नहीं लिख रहे हैं, हम हिमाद्री लिख रहे हैं, और क्योंकि हमें एक और नाम लेना, सारे नाम नहीं लिखेंगे, चाहिए नहीं। उसके बाद हम लिख देते हैं शिवालिक। अब एक पॉइंट को बोलो ध्यान से सुनना, हम जानबूझ के नाम कम रखा है हमने। विच टाइप ऑफ माउंटेन कुनलुन शान इज? यंगफोल्ड। विच टाइप ऑफ माउंटेन शिवालिक इज? यंगफोल्ड। अब दूसरा कुछ बोल रहे हैं, विच टाइप ऑफ माउंटेन कुनलुन शान इज? ओल्डेस्ट यंगफोल्ड माउंटेन। विच टाइप ऑफ माउंटेन शिवालिक इज? यंगेस्ट यंगफोल्ड माउंटेन। 33C का जब सेडिमेंट्स फोल्ड हुआ, इट फोल्डेड इटसेल्फ इन मल्टीपल रेंजेस। तो कुनलुन शान और तिब्बतन प्लाटियो में मुझे डोरमेंट वोल्केनो दिखाई देते हैं, पर जब हिमालयन फोल्डिंग शुरू हुआ, कंप्रेशनल स्ट्रेस वाज सो इंटेंस कि material not just got folded, even the remains of 33C was scooped up
आपने कुछ कुछ नाम सुने हुए हैं, हमारे कंट्री के रामसर साइट हैं, पैंगोंग सो, ब्रैकिश वाटर लेक है। पैंगोंग सो को क्या बताते हैं, सॉल्ट लेक, कि किस तरह के लेक है ये स्कूप्ड अप वाटर ऑफ तेथिस सी है। फोल्डिंग इतना स्ट्रांग हुआ कि सबडक्शन तो भूल जाओ, आपने सेडिमेंट्स को सिर्फ फोल्ड नहीं किया, जो तेथिस सी के पार्ट है उनको भी स्कूप अप करके ले गए 4000-5000 मीटर तक। इतनी ऊंचाई पर आपको आज क्या मिलता है, ब्रैकिश वाटर लेक्स। सो हिमालयन ओरोजेनी मेक्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडिंग बाउंड्री। इसलिए हिमालयाज में कोई वोल्केनिक एविडेंस नहीं है। कुनलुन शान में है, पर कुनलुन शान का क्या लॉजिक हो गया, जो हम मेडिटेरेनियन सी के लिए आज से 50 मिलियन ईयर्स बाद इमेजिन कर रहे हैं। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट माइनस हिमालयाज इज डिस्ट्रक्टिव, हिमालयाज इज कोलाइडिंग। ये लोकेशन हमें पिकअप करना है और यही हम पढ़ेंगे मंडे की क्लास में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, पोलर वॉन्डरिंग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड आर एक्सेलेंटली गिवन इन योर एनसीईआरटी। आपने जो भी कुछ पॉइंटर्स अपने क्लास नोट्स में लिखे उसके अलावा उनको रीड करेंगे एंड 110% कंसोलिडेट कर लोगे जियोमैग्नेटिज्म और पैलियोमैग्नेटिज्म को, बिकॉज वी आर डन विद इट, वी विल बी यूटिलाइजिंग इट वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड नाउ। ठीक है, डन फॉर टुडेज क्लास। हाउ वाज इट? कल संडे इसलिए असाइनमेंट क्वेश्चन दे दिए, लिखो।